दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गजल गायिका पीनाज मसानी से। आइए सुनते हैं पीनाज मसानी से यूनुस खान की बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी गजल गायिका पीनाज मसानी। बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके सामने हूँ और सुनने वालों के समक्ष हूँ। जी, मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी सवाल से शुरुआत की जाए। इरशाद। ये जो नाम है पीनाज, जी, इसकी क्या कहानी? ये राज की बात मुझे पूछी है। वैसे जी। कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। मेरी बहन का नाम है नाजनीन जी, और माँ का नाम है पीलू। अच्छा। तो पीलू में से पी निकाल के और नाज से जोड़ के पिनाज बन गया। तो क्या उन्होंने बात ये है। सोचा होगा कि ऐसा एक अनोखा नाम हो, तो नाम बन गया पिनाज। और बहुत कम लोग हैं जी। जिनका ये नाम पिनाज है। शायद आप अकेली ही होंगी जिनका नहीं, नाम अब पीनाज उसके है। बाद एक दो और मैं मिली हूँ। अच्छा, बल्कि मैं एक प्रोग्राम में गई थी तो एक छोटी बच्ची का नाम था पिनाज। ओके, हाँ, मतलब आपके नाम पर उनका नाम रख दिया ये गया। मैं नहीं कह सकती। ये बताइए कि गाने का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ? क्या फैमिली में म्यूजिक था? मेरे पिताजी मरहूम डॉली रुस्तम जी मसानी आगरा घराने के शागिर्द रहे हैं। क्या बात है। आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फैयाज खान साहब से उन्होंने क्लासिकी म्यूजिक की तालीम ली बरोडा में। और फैयाज खान साहब वहाँ के राज गायक थे लक्ष्मी विलास पैलेस में, सियाजीराव गायकवाड़ के राज में। तो पापा एक यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। अच्छा, काला भवन में सीखते थे। तो स्कूल में भाग भाग के वो खान साहब जी के पास जाते थे और गंदा बंद शागिर्द थे। तो जाहिर है जिस घर में गाने बजाने का माहौल हो, बच्चों को शौक हो जाता है। मुझे भी शौक हुआ और मैंने भी क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू की आगरा घराने के उस्ताद अमानत हुसैन खान साहब से। क्या बात है। उसके बाद मेरी मुलाकात एक संगीत प्रतियोगिता हुआ करती थी उस जमाने में, सुर सिंगार संसद। जी। तो वहाँ जयदेव जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सराहा और बहुत हौसला अफजाई की। और फिर मेरी मुलाकात उन्होंने मधुरानी जी, जो कि हिंदुस्तान की बेमिसाल फनकारा हैं, जी, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। बहुत कम उम्र में आप मशहूर होना शुरू हो गई थी। ये किस तरह से हुआ था और किस तरह से लोगों ने आपको जाना पहचाना था? मैंने गाना ही कम उम्र में, जैसे हर कोई शुरुआत तो वही स्कूल से होती थी। छोटी बच्ची थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, तो प्रतियोगिता में स्कूल को फर्स्ट इनाम मिलता था। प्रिंसिपल भी वेरी हैप्पी, सब वेरी हैप्पी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जयदेव जी से मुलाकात हुई सुर सिंगार में, तो बहुत जल्दी मुझे एक रास्ता दिखाई देने लगा। जयदेव जी को जब एक आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी, एक टीवी का बहुत मशहूर प्रोग्राम आता था, ज्योतिंद्र देसाई जी करते थे, जो दूरदर्शन के थे, आरोही। तो आरोही में उनको एक जरूरत पड़ी एक नई आर्टिस्ट की। और जयदेव जी तो आप जानते ही हैं, हमेशा नए आर्टिस्टों को वो बहुत प्रोत्साहन देते थे। तो उन्होंने कहा, मैंने एक लड़की को देखा था, पहला इनाम उसने जीता था सुर सिंगार में, क्या उनको बुला सकते हैं? पारसी लड़की थी, क्या नाम था, मसानी। तो फिर देसाई साहब ने मुझे फोन किया और वो मेरी जिंदगी का पहला गाना जिससे मैंने शुरू किया था, वो एक्चुअली भजन था सूरदास जी का, तुम तज और कौन पै जाऊं। इसी से मैंने शुरू किया। क्या बात, भजन से शुरुआत हुई और जयदेव जी का साथ आपको मिला है, उनसे आपको सीखने को मिला है। उनसे जुड़ी कोई यादगार बात हमारे साथ शेयर कीजिए। जयदेव जी से जुड़ी तो बहुत बहुत बातें हैं। बड़े सूफी संत किस्म के आदमी रहे हैं। चर्चगेट लिली कोर्ट में वो एक छोटे से कमरे में बहुत ही सुकून से रहते थे। और उनको कविताएं, उनको जो कलाम है, अलग अलग चीजें, साहित्य से वो बहुत जुड़े हुए थे। हिंदी से भी और हिंदी से भी बहुत जुड़े हुए थे। तो काफी कुछ मुझे सिखाते थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि जब उनको लगा कि मैं बहुत सीरियस हूँ, तब उन्होंने मुझे पूछा कि पिनाज, क्या तुम ये शौकिया करना चाह रही हो? यंग लड़की हो, शादी वादी कर लोगी, फिर क्या होगा? तुम ये करना चाहती हो या ये शौकिया है? मैंने कहा नहीं जयदेव जी, मेरा पैशन है, मुझे ये सीखना है। तब उन्होंने कहा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, हम कोशिश करते हैं। अगर मधुरानी जी ने हाँ कहा, हमारी हिंदुस्तान की बेमिसाल फनकारा है, मैं चाहता हूँ कि उनका हाथ तुम्हारे सर पे
रहे। तब वो मुझे ले गए मधुरानी जी के वहाँ, मैं, मेरे मामा पापा और हरिहरन। क्या बात है। तो हम लोग सब तो हम लोग सब वहाँ गए और मुझे अभी भी याद है हम सब हॉल में बैठे थे और मधुरानी जी अंदर से डाइनिंग हॉल में आए तो वो ऐसी खूबसूरत, एक लग रहा था कोई एंजल जमीन पे उतर आए हैं, चेहरे पे इतना सुकून, नूर चेहरे पे। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि जयदेव जी मैं किसी की नहीं सिखाती, लेकिन काफी मिन्नत समाजत के बाद मैं उनकी शागिर्द बनी। क्या बात। और मैं जितना भी जयदेव जी का एहसान मानूं उतना कम है कि उन्होंने ऐसी खातून से मेरी मुलाकात करवाई जिसके जरिए मैं संगीत से मेरी मुलाकात हुई, गजल से मुलाकात हुई, गाने से मुलाकात हुई। गाते तो सभी हैं, हम सीख ही रहे हैं, कितना आए कितना न आए ये तो खुदा ही जाने, लेकिन एक जो रवैया, एक एटीट्यूड जो गाने का है वो मैंने, एक रिलीजन जो है गाना, वो मैंने मधुरानी जी से सीखा। क्या बात है। पीनाज जी, बातों का सिलसिला आगरा घराने से शुरू हुआ था और फिर हम जयदेव तक पहुंचे और अब मधुरानी जी की बारी है। लेकिन यहाँ एक बात जो जहन में आ रही है वो ये है कि आगरा घराने की शास्त्रीय गायकी से गजल की दुनिया में किस तरह से कदम पड़ा? सीखती तो थी आगरा घराने से जी। और उसके बाद मैंने 2-3 महीने नियाज फयाज खान साहब किराने घराने से, उस्ताद नियाज खान साहब जी से सीखा जी। और उसके बाद मैं काफी ट्रैवल करती रही, इसलिए मुसलसल नहीं सीख पाई। और मैंने एक्चुअली, आपको पता है यूसुफ भाई, मैंने क्लासिकल म्यूजिक की ऑडिशन भी दी थी ऑल इंडिया रेडियो से। क्या बात और मुझे ग्रेड भी मिला था। लेकिन मधुरानी जी ने ये कहा कि अगर तुम सब कुछ करोगी, क्लासिकल भी करोगी, गजल, भजन, तो कुछ भी नहीं होगा, तो एक ही चीज को लेके चलो। इसलिए मैंने फिर क्लासिकल फाउंडेशन को लेके गजल की तरफ बढ़ी। अब मधुरानी जी की बातें होंगी, किस तरह से शुरुआत हुई थी उनके यहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी को ज्यादा सिखाती नहीं है और उन्होंने आपको सिखाना कबूल किया, तो वहाँ की शुरुआती दौर के बारे में बताइए। फिर कुछ और भी चीजें मुझे जाननी है मधुरानी जी के बारे में। जी, शुरुआत में उनकी एक शागिर्दा अभी भी है, छाया गांगुली जी। जी बिल्कुल, वो हमारी वो पूर्व साथी रही जी, है। जी जी, और मुझसे सीनियर रही हैं, 1 साल पहले आई थी। मधुरानी जी ने पहले तो मेरा गाना सुना, फिर अपने अंदाज से अपने कुछ चीजें उन्होंने बताई। और सीखने के अलावा मधु जी ने, सिखाने से अलावा उन्होंने हमें बहुत कुछ सुनाया। सुनाया का मतलब है कि बड़े बड़े आर्टिस्टों का गाना सुनाया, देखो सुनो ये कैसे गाते हैं, मेहंदी साहब कैसे गाते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब कैसे गाते थे, अमीर खान साहब कैसे गाते थे। और उनके घर में ऐसे ऐसे बुजुर्ग आर्टिस्टों से मिलना हुआ, जैसे नियाज खान साहब, फयाज खान साहब जी हो, अब्दुल रहमान खान साहब जी हो, नसीर खान साहब दिल्ली घराने को हो, सलामत खान साहब हो, तो ये मेरे लिए तो जैसे एक पूजा का घर। बिल्कुल। और किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से मिलना चाहिए, आपकी किस तरह से रिस्पेक्ट होती है आर्टिस्टों से, वो मुझे एक पूरा स्कूल मिला। नॉट कि हम 1 घंटा गए, हमने सीखा, किताबें बंद कर दी, घर चले गए और उसके बाद क्या बात है, मतलब एक पूरी तहजीब, पूरी तहजीब मधुरानी जी से मिली और आज भी मिल रही है। खुदा उनको हम सब की उम्र दे दे। जी, एक चीज जो मैं बहुत शुरुआत से आपको सुनता रहा हूँ और आपके मुरीदों में से एक हूँ, तो ये मुझे कहना होगा, आपका बड़ापन है। नहीं, बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत अदनासी फनकारा समझती हूँ। नहीं, आपकी एक खासियत है जो सुनने वालों, बताइए ना, बताइए। मेरे ख्याल से उनको भी इस बात से इत्तेफाक होगा कि आपकी गायकी में एक नजाकत है, अच्छा, एक नशा है, अच्छा, एक अदा है। अच्छा। तो ये शुरुआत से थी या फिर ये आपने इसको डेवलप किया है? क्या जवाब दूं इसका? देखिए, हर आर्टिस्ट की एक पर्सनालिटी होती है, ये मैंने भी अपने बुजुर्गों से सीखा, सुना है। जी जी। अगर आप कहते हैं थोड़ा नशा है या थोड़ी नजाकत है या चंचलता है, तो मैं हूँ थोड़ी चंचल मिजाज आपकी शख्सियत में से आया, शख्सियत में है जी। तो शायद वो चंचलता, वो मासूमियत, वो थोड़ा लड़कपन, वो थोड़ी बचपनापन, वो मुझे अपने माता पिता से मिला। उन्होंने बहुत प्यार करते थे, थोड़ा लाड़ भी ज्यादा ही करते थे, तो शायद वो लाड़ ट्रांसलेट हो गया गानों में। एंड डेवलप तो गाना होता है, बिल्कुल, लेकिन जो पर्सनालिटी है वो तो आप पैदा होते ही आपको वो पर्सनालिटी मिलती है। तो वो तो मुझे अपने विरासत में मिला, लेकिन गाना डेवलप करना वो नेचुरली मैंने सीखा। जी, जिस जमाने में आप गजलों की दुनिया में आई थी, ये जो गजलों का गुलशन है ये काफी हरा भरा था और बड़े नामचीन कलाकार काफी शोहरत और तारीफें पा रहे थे। जी। अपनी जगह बनाने के लिए
कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? हमारे दौर से पहले बेगम अख्तर साहिबा थी जी, जो एक मिसाल थी। हम आप आज जो भी गा बजा रहे हैं वो उन्हीं की वजह से हम लोग गा बजा रहे हैं। उन्होंने गजल को एक क्लासिकल प्लेटफॉर्म, एक मयार दिया। बिल्कुल। उसके बाद मेहंदी साहब ने और गुलाम अली जी और फरीदा खानम जी और मधुरानी जी, यानी ऐसे ऐसे फनकार हुए हैं। मुश्किलात तो हुई क्योंकि जब मैं आई 80s में, वी वर द जीन क्लैड जनरेशन। जीन यानी JEAN, जीन क्लैड जनरेशन। कॉलेज के सब बच्चे थे, सबसे मैं छोटी थी और लड़की थी, तो थोड़ी बहुत लोगों को ये लगता था, पता नहीं लोगों की माइंडसेट 80s में था कि गजल तो सिर्फ आदमी ही गा सकता है, और लेडी गजल कैसे? बेगम अख्तर साहिबा तो थी, लेकिन पता नहीं वो मनवाने के लिए ना बहुत मुश्किल हुआ कि भैया हम भी डट के गा सकते हैं। भले मैं कमसिन लगती हूँ, भले पतली दुबली सी हूँ, डरी डरी सी, लेकिन मैं भी गा सकती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन गाना मेरा पैशन था, मुझे बहुत शौक था। और प्रोग्राम्स जब मैं करती गई, मुझे याद है पहला प्रोग्राम भोपाल में हुआ था, अलादिया खान साहब की बरसी में। तो मेरे पहले पंडित भीमसेन जोशी जी थे, बेगम परवीन सुल्ताना जी थी, और उसके बाद मैं और हरिहरन जी। तो बहुत डरी हुई थी, पहला प्रोग्राम था, कॉलेज में थी, तो मैंने सोचा मैं क्या गाऊंगी उसके बाद, कैसे कूल लोग हैं, इतने बड़े बड़े फनकारों के बाद उन्होंने हमको रखा है, हमें गवा देते हैं तो हम निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन बताओ तो, लेकिन मैंने गाया। मैंने उस वक्त दाग दहलवी का कलाम गाया, मीर तकी मीर, एक छोटी सी बच्ची इतनी भारी भरकम चीजें गाई, और पहला एल्बम वो निकला था आपकी बज़म में पिनाज मसानी, जो आज तक मेरे लिए वो सबसे सबसे बेहतरीन एल्बम मैं कह सकती हूँ। देखिए, भोपाल जो है वो तहजीब का और तालों का शहर है जी, और वहाँ आपने गाया, और आपने बताया कि दाग को गाया, मीर को गाया, और अपने पहले एल्बम से जो 81 में आया था उस एल्बम से गाया, लेकिन हमारे लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं गाया। जी, तो कुछ सुनाइए। जरूर। मेरी पहली गाई हुई गजल जिससे मैंने अपना करियर शुरू किया था 81 में, रिफत सरोश। क्या बात जी, आपके ही रेडियो स्टेशन के बहुत मुअज़्ज़िज़ था। चूंकि मैं रेडियो में हूँ, मैं चाहूंगी कि मैं रिफत सरोश की गजल, जो उर्दू जबान की सबसे खूबसूरत सिनफ़े सुखन है, उसी से शुरू करती हूँ। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, जिंदगी हूँ मैं किसी शक्ल में ढालो मुझको, दिल में रख लो। मधुरानी जी से जुड़ी हुई एक ऐसी यादगार बात जो आप यहाँ अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहें, बहुत लंबा वक्त आपने उनके साथ बिताया है। एक तो मोस्ट नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जी, मधुरानी जी ने बहुत गाने छोड़ दिए हैं महज इस बात के लिए कि वो अपनी इज्जत बरकरार रखें। जी, हाँ, और अपना एक जो एक स्टेटस है, तो वो मैंने सीखा है कि कोई भी आर्टिस्ट का नाम ऐसे नहीं होता, बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। देखिए, हम हमारे जनरेशन में हम तो सब कुछ गा लेते हैं, भजन भी गा लिए, पॉपुलर म्यूजिक भी गा लिए, फिल्मी गाने भी गा लिए, और मधु जी खुद के बताया है कि गाना गाना होता है, वो गजल हो, भजन हो, फोक हो, ईमानदारी से गाना चाहिए। तो आप बता रही थी कि कोई समझौता मधुरानी ने नहीं किया। जी, और बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें मधु जी बताती रहती हैं। जी, बिना सबको सुनो, उससे आपकी आइडिया डेवलप हो जाते हैं कि किसने क्या क्या गाया है। तो मैं भूल ही नहीं सकती वो सब बातें, और जब वो सिखाते हैं तो किस तरह से, बहुत कम ऐसे शख्सियतें मैंने देखी है, ये नहीं कि वो मेरी गुरु हैं तो मैं बोलती जा रही हूँ, लेकिन बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो गाते तो बेमिसाल हैं ही, जो कंपोज बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशंस करते हैं। भैया देखिए, आर्टिस्ट बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन कंपोजिशंस नहीं कर सकते, जी जी, जो कंपोज कर सकते हैं, जो बहुत
सिखा सकते हैं, उनके सिखाने का एक जो तालीम दे सकते हैं, वो एक आर्ट है उनमें कि किसमें क्या चीजें सूट होती हैं, नहीं सूट होती हैं, क्या ऐब है, कैसे छुपाए उस ऐब को, ये बातें मधुरानी जी में है। बहुत अच्छी गायिका, सुपर्ब कंपोजर, ग्रेट टीचर, सोने पे सुहागा, अब सुपर्ब ह्यूमन बीइंग जी। तो यानी मैं हमेशा यही कहती हूँ और कहते कहते थकती नहीं कि पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे कि इस जन्म में मुझे मधुरानी जैसी एक आज की तारीख में माँ कहो, मेरी गुरु कहें, मेरे फ्रेंड कहो, बहुत बहुत अच्छी रूह, बहुत अच्छी है। अब मैं आपको मुश्किल में डाल दूं। जी बताइए। मधुरानी जी की एक गजल सुनेंगे? जी जरूर। फैज अहमद फैज की छोटी सी नज़म थी। क्या बात है, हाँ तो मैं चाहूंगी कि 2 लाइन मैं सुना दी और फिर आप। मेरा दर्द नगमाए बेसरा, मेरा दर्द नगमाए बेसरा, मेरी जात ज़राए बेनिशान, मेरी ज़ात ज़राए बेनिशान, मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिले, मुझे अपना नाम निशान मिले, मेरा दर्द नगमाए बेसरा। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की हमारी मेहमान हैं जानी मानी गजल गायिका पीनाज मसानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। मधुरानी जी की बातें की और बहुत सारी ऐसी बातें हमें पता चली जो पहले नहीं पता थीं। लेकिन एक बात जो मैं बहुत देर से जानना चाह रहा हूँ वो ये कि गजल गाने के लिए एक तो तहजीब से आपकी वाकफियत होनी चाहिए, लैंग्वेज से वाकफियत होनी चाहिए, तलफ़ुज़ सुधारने पड़ते हैं, वो सब आपने ये सब कितनी मेहनत से किया है? ये बहुत कम लोगों को पता है। वैसे जब मैं छोटी थी तो 2-3 महीने मैं कराची रही, तो वहाँ एक पठान साहब थे, देख रेख के लिए उनको रखा था, तो मेरे साथ उर्दू में बात करते थे। बच्चे का मन ना एक मखनातीस की तरफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो अडॉप्ट कर लिया, वो बातचीत। जब मैं मुंबई आई, पापा एयरपोर्ट पे आए लेने के लिए, पुराना एयरपोर्ट था वो, तो पापा आए, हाउ आर यू माय डार्लिंग, पापा कैसे हो? पापा डर गए, ये क्या हो रहा है? और स्कूल में भी फिर मैं उर्दू में ही बात करने लगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वो अलाउ नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम इंग्लिश में सिखा रहे हैं, वो उर्दू में बात कर रही है। ये हुआ। उसके बाद फिर तो स्कूल शुरू हो गया, फिर तो हम दूर चले गए इन सब चीजों से। उसके बाद मधुरानी जी के साथ जब उठने बैठने लगे, फैजाबाद यूपी से ताल्लुक रखती हैं, तो उनके साथ उर्दू में बातचीत, वो सुन सुन के फिर मैंने निजामुद्दीन गोरेकर साहब जो अंजुमन इस्लाम के प्रोफेसर रहे, निहायत ही शरीफ, बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे उर्दू लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, थोड़ी उसकी कल्चर बताई। तो ये पूरा एक माहौल मुझे मधुरानी जी का, गोरेकर साहब का मिला, उससे बहुत फर्क पड़ गया। बिल्कुल। और अभी भी सीखती हूँ, मिस्टेक्स तो अभी भी करती हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं पूछती हूँ। जी। क्योंकि मैं बिल्कुल अलग माहौल से पली बड़ी हूँ, पारसी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, तो सीखना पड़ा, सीखा मैंने और आज भी सीखती हूँ। जी। अपने एल्बम्स तैयार करने के लिए किन चीजों का ख्याल रखती हैं? किस तरह से आप चुनाव करती हैं अशार का? पहला एल्बम आपकी बज़म में पीनाज़ मसानी, उसमें पूरा हाथ मधु दीदी का रहा। 2 राय थी, म्यूजिक इंडिया उस वक्त पॉलीडोर थी, उनका एल्बम था, तो उन्होंने कहा बच्ची है 15 साल की, तो कुछ फास्ट चीजें और इतनी अंग्रेज लगती है, कर्ली है, तो कुछ अच्छे कोई फास्ट सॉन्ग्स। तो मधुरानी जी ने सोचा कि भैया रहने दो, पहला एल्बम है, यही एल्बम एक बुनियाद बनेगा, तो ऐसी चीजें हम रखें जो 20 साल बाद भी अगर वो पलट के एल्बम देखे तो लोग याद करेंगे कि अच्छा ये एल्बम था।
तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दाग दहलवी और वो अच्छी अच्छी गज़लें उन्होंने मुझे गवाई, इतनी मुश्किल कॉम्पोजिशंस, लेकिन मैंने भी कोशिश की उसको निभाने के लिए। इसके बाद बहुत लोगों का फ़ोन आया, जैसे मेहंदी साहब ने फ़ोन किया कि मधुरानी जी आपने ये पारसी लड़की को कैसे गवा दिया भैया, ऐसा लग रहा है कि एक छोटी बच्ची एक बड़ा पहाड़ उठाने की कोशिश कर रही है और उठा भी रही है। क्या बात। और ये उसमें सचमुच यूसुफ भाई मेरा इतना कमाल नहीं है जितना उनके तालीम का है। जी उस्ताद फयाज खान साहब जी ने फोन किया तो ऐसे ऐसे लोगों की दुआएं उस वक्त मिली जो कोई भी अवार्ड से बहुत बड़ा है। तो शायरी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं लेडी हूँ तो शायरी ऐसी होनी चाहिए जो एक लेडी गा सके, रिस्पेक्ट हो। मैंने आपको बताया ना उनकी एक यानी इज्जत हो, जैसे मेरे मूड के जैसे हो। उसके बाद काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, रघुनाथ सेठ जी खुदा उनको जन्नत बख्शे, उनके काफी गाने गाए। कुलदीप सिंह जी, जयदेव जी के लिए 2 एल्बम्स किए, नैयर साहब के लिए 2 एल्बम्स किए, उसमें 2-3 गजलें भी थी लेकिन गाने भी थे। बिल्कुल। तो काफी मैंने शांतनु मोहित्रा के लिए मैंने 2 एल्बम्स किए हैं, एक एल्बम किया था लकीरें। सफर बहुत खूबसूरत रहा है और उसी तरह से गजलें मैं चुनती हूँ। आपके सवाल का जवाब अच्छा, अपने पसंदीदा शायर बताइए कौन है? मैं क्या बोलूं कि मुझे मिर्जा गालिब बहुत पसंद है। उनकी गजलों में तो पूरी जिंदगी समा जाती है, तो उनको भी गाया है। लेकिन अगर आज की शायरी हो तो सब हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं। निदा फाजली साहब हैं, शकील बदानी जी हैं, उसके बाद जिगर मुरादाबादी, फिर इब्राहिम आशिक जो सईद राही, बाकर मेहंदी साहब जी, सबको गाया। मिर्जा गालिब का कलाम जो बहुत मशहूर है वो हम आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। पीनाज़ जी, बहुत सारे कंपोजर्स के साथ आपने गाया, लेकिन एक कंपोजर जो सबसे जुदा हैं, सबसे अलग खड़े नजर आते हैं, वो हैं O.P. नैयर। और नैयर साहब नॉन फिल्म एल्बम कंपोज करें, ऐसा बहुत 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 कम हुआ है। ये सचमुच कैसे हो गया? ये पता नहीं, म्यूजिक इंडिया ने नैयर साहब को अप्रोच किया था कि उनको एक एल्बम कराना है और फिर मुझे गवाया। जैसे मेरे लिए तो इट वाज अ ड्रीम कि नैयर साहब। कैसे, जब आपको पता चला कि नैयर साहब के लिए आपको गाना है, आपको चुना कैसे गया? मुझे नहीं पता मुझे कैसे चुना गया, एक्चुअली मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन उन्होंने टीवी पे भी देखा था और म्यूजिक इंडिया को ये एक कमर्शियल एंगल चाहिए था, तो नैयर साहब के पास हम गए। उस वक्त नैयर साहब चर्च गेट रहते थे, तो मैं छोटी छोटी दुबली दुबली डरी डरी सी लड़की मैं गई उनके पास। बहुत प्यार किया उन्होंने, बहुत, यानी वो मुझे बेटी समान मानते थे। जी जी। और उन्होंने मुझे सुना और फिर उन्होंने गाना मुझे सिखाते थे। और उनका यही कहना था कि देखिए बेटी, 2 चीजें, एक तो टाइम के वो बहुत पाबंद थे। बिल्कुल। अगर 10 बजे रिहर्सल पे पहुंचना है और मैं 10:15 पे पहुंची तब तो ठीक है, लेकिन 10:16 पे पहुंची तो वो घर के बाहर नजर आएंगे अपने व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट्स, व्हाइट हैट के साथ, एंड मुझे कहेंगे कम ऑन पिनाज, नाश्ते पे चलते हैं, यानी रिहर्सल कैंसिल, समझे। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा जितनी ज्यादा चाहो रिहर्सल कर लो, लेकिन एक टेक में गाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना था कि फर्स्ट जो एक्साइटमेंट होता है गाने में वो फर्स्ट या मैक्सिमम सेकंड टेक में होता है, उसके बाद तो इट्स रेपिटेटिव। तो सब ऐसे ही गाए और इतना खूबसूरत वो एल्बम निकला, तू ही मेरा दिल तू ही मेरी जान। क्या बात है। और गाने की अदायगी में उन्होंने बहुत मेहनत की कि किस तरह से थ्रू ऑफ वर्ड्स है, उसमें पूरी नैयर शैली है, मतलब और नैयर, और आपकी जो अदा है जी, जो गाने की जो आपकी अदा है वो नैयर शैली पर बिल्कुल फिट बैठती, तभी तो मुझे शायद उन्होंने बताया होगा। और मधुरानी जी ने अगेन उनका दखल होता है कि उन्होंने कहा कि उनके स्टाइल को पकड़ो, उनका स्टाइल गाओ पिनास जी, वो बहुत अच्छा रहेगा। और तो गजलें कम हैं, गीत ज्यादा हैं। हाँ, गीत गजलें 2-3 थी, या पता, हाँ 2-3 थी। और शराफत खान साहब उसमें बजाए थे तबला, बहुत अच्छा था। ये भी क्या शाम मुलाकात आई।
नैयर साहब से डांट वांट भी पड़ी कभी? नैयर साहब ने मुझे कभी नहीं डांटा जी। वो कभी कभी कहते थे, ओए पर्सन थोड़ा डट के गाओ। क्या ना मेरा अंदाज थोड़ा गजल टाइप, स्लो मोशन में। तो नैयर साहब कहते कि थोड़ा जरा मोहब्बत करके रहूंगी, ये वो थोड़ा सा डट के जा, अपने यार को बुला रहे हो तो कैसे। मैंने बहुत यानी बच्चे की तरह मानते थे। इस एल्बम पर किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले, क्योंकि ये नेवर बिफोर टाइप्स ऑफ एल्बम था। काफी अच्छे रिव्यूज आए। पुराने गानों को एक नए अंदाज से उन्होंने पेश किया था, और पिनाज वो एल्बम गा रही है उसका और भी लोगों को एक एक इंटरेस्ट वैल्यू बिल्कुल बन गया। तो वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था और मेरे लिए बहुत यादगार चीजें हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे संगीतकारों के लिए मैंने गाया है, नायाब जैसे जयदेव जी हो और नैयर साहब, और 2 फिल्मी गाने मैंने पंचम दा के लिए गाए। जी, हम बिल्कुल वहीं आ रहे हैं। मुझे बताइए कि ये जो फिल्मी गानों का सफर है, इसमें हिंदी से लेके आप दूसरी भाषाओं तक गई हैं। इसमें पहले पंचम की बातें करते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहला गाना, आप बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने शुरुआत फिल्म म्यूजिक से की, गजल से नहीं की थी, यानी एल्बम से नहीं की थी। पहले मैं प्लेबैक सिंगर थी। 2 गजलें आई शाम गजल प्रोग्राम में। राजेश रोशन जो संगीतकार रहे हैं और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लगा, फोन किया मुझे, स्टूडियो पे बुलाया, और पहला गाना मैंने उनके लिए गाया था। मेरा और अलका याग्निक का पहला गाना था। दोनों मम्मियों के साथ गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में HMV का बड़ा स्टूडियो था, वहां पे मेरी मम्मी जान मेरे साथ थी और अलका की मम्मी उनके साथ थी। दोनों छोटे छोटे लड़कियां थी और गाना गाया हमने, डुएट था वो। और फिर अलका ऑफ कोर्स बिकेम अ वंडरफुल प्लेबैक सिंगर और मैं गजल की फील्ड में चली गई। उसके बाद देव साहब ने, देव आनंद जी ने कहा कि एक यंग लड़की को मैंने देखा है जो बहुत अच्छा गाती है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पंचम दा से। तब मैंने दादा के लिए 2 गाने गाए थे एंड उसके बाद भप्पी दा के लिए गाया। पंचम वाले गाने के बारे में बताइए, कौन से थे? बहुत अच्छा गाना था वो, बेबी ताबू पे पिक्चराइज किया गया था। फिल्म का नाम था हम नौजवान, और गाना था यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान, तू जहां मैं वहां, तुझसे सुंदर कोई है कहाँ, यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान। ये किशोरदा के साथ था डुएट। तो ये गाने लाइव रिकॉर्ड हुए थे, यानी किशोरदा आपके बगल में खड़ी थे और आप गा रही थी। यस। और किशोरदा ने बहुत मस्ती की थी। बहुत मस्ती की थी, लुंगी में आए थे फेमस स्टूडियोज में, वेरी स्वीट, ऐसा लग रहा था पिकनिक पे गा रहे हैं। फिर आप बता रही थी बप्पी दा के लिए गाया। हाँ, बप्पी दा ने पूरा फिल्म के म्यूजिक मुझे दिया था। जगमोहन मुद्रा की फिल्म थी विश कन्या, पूजा बेदी की फर्स्ट फिल्म। एक तो मैंने पंकज उदास जी के साथ एक डुएट गाया था, उसके बाद 2-3 सोलो सॉन्ग्स थे, काफी गाने गाए। उसके बाद ये भी बहुत यादगार है। डॉक्टर बालमुरली कृष्ण जी ने एक एल्बम मेरा सुना था जो बहुत मशहूर मिर्जा गालिब की गजल है, दिले नादा तुझे हुआ क्या, उनको बहुत अच्छा लगा था। तो कॉन्सर्ट्स होते रहते थे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भजन के कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें हर आर्टिस्ट हर शहर से आते थे। वहां मैं पहली बार डॉक्टर चिट्टी बाबू से और डॉक्टर बालमुरली कृष्ण जी से मिली। मैं नॉर्थ इंडिया से, यानी वेस्ट, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक एंड साउथ। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला टीवी शो में उनको इंटरव्यू करना। नॉर्थ इंडियन गर्ल इंटरव्यू साउथ इंडियन आर्टिस्ट। तो 2 आर्टिस्ट का इंटरव्यू मुझे चेन्नई जाके लेना पड़ा, एक डॉक्टर चिट्टी बाबू का और एक बालमुरली जी का। तो बालमुरली जी वाज एनीवे, उन्होंने बहुत मेरी हौसला अफजाई की एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, स्पेशली दिले नादा। तो एक पिक्चर का संगीत वो दे रहे थे, वच्चकाल सरिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मेरे साथ डुएट गाएंगे? मैंने कहा जी हिंदी में। मैंने कहा नहीं तमिल में। मैंने कहा यू थिंक आई कैन स्विंग दिस? ही सेज यस, यू डोंट वरी। He used to have एक तकिया कलाम, यम फॉर म्यूजिक, यम फॉर मसानी, यम फॉर मनी। He is a very wonderful person. तो मैंने फिर चेन्नई में गई और वो गाना मैंने संस्कृत में लिखा अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट में, एंड मैंने उनके साथ डुएट गाया। एक लाइन गा ही लूं? हाँ, गा ही लीजिए। डंटक चिल्ले पोमेणी तड़वे कुल्लू नहीं, तड़वेंद्र मुत्तमड़ै, तड़वेंद्र मुत्तमड़ै, तोरड़ तुमिन बकदै
तोड़रत्तु मिन बकतई। क्या बात है। भाषाओं की जो सरहद है उसको पार करते हुए भी आपकी गायकी का जो रंग है वो वैसे ही कायम रहता है। देश विदेश में आप लाइव ऑडियंस के सामने गजलों के अपने कंसर्ट करती रही हैं। मुझे इन कंसर्ट से जुड़े कुछ एक्सपीरियंस बताइए और किस तरह से कंसर्ट्स के लिए तैयारी की जाती है, गजलों का चुनाव किया जाता है। मैं देश विदेश में कमर्शियली भी गई हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी मुझे थ्रू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जी सेलिब्रेशंस के लिए गई हैं आप। गई हूँ। शुरुआत मॉरिशस, सेशल्स, लैटिन अमेरिका जैसे सुरिनाम, गयाना, जॉर्ज टाउन, मेक्सिको, उसके बाद फार ईस्ट कह लेंगे, जैसे जापान में गई, ओकिनावा। तो वहां तो वो लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो एक तो इंटरप्रेटर, अनाउंसर होता है या होती है, और पूरी गजलें वो ट्रांसलेट करके वैसे ही वो स्क्रीन पे बताते हैं जापानीज में। जैसे अगर हो दिल के आईने में यादों की चमक बाकी है जी। घाना गई, वेस्ट अफ्रीका, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए थे। वो आने वाले थे 5 मिनट के लिए, दीप जला के वो जाने वाले थे, लेकिन मैंने उस वक्त दरबारी की गजल शुरू कर दी, मेरी जिंदगी है जालिम तेरे गम से आशिकारा, और उनको इतना अच्छा लगा। हमारे क्लासिकल म्यूजिक का तो मेरी तारीफ नहीं है, ये अपने रागों की तारीफ है कि वो खींचता है लोगों को। वो नहीं गए, 1.5 घंटे तक बैठे रहे। उसमें मैंने बहुत और भी गाने गाए, जैसे मेरे प्राइवेट एल्बम्स के गाने गाए, और मैंने बहुत मशहूर पुराने गाने फिल्मों के भी गाए, गजलें भी गाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो बैठे रहे। इसलिए मैं समझती हूँ कि संगीत कि कोई भाषा नहीं है, कोई जुबान नहीं है, सिर्फ ये प्यार, मोहब्बत और आपसी रिश्ते की जबान है जी। और फरमाइशें भी आती हैं, फरमाइश भी आती हैं, जरूरी होती बिल्कुल आती हैं, तो वो पेश करती हूँ मैं। सबसे ज्यादा किस गजल की फरमाइश आती है? यानी काफी मेरी जिंदगी है जालिम, यूं उनकी बज़्म में खामोशियों, या कहाँ थे रात को हमसे जरा निगाह मिले, या मिर्जा गालिब की फरमाइश आती है। काफी गजलों की फरमाइश आती है। और 1-2 जगह मुझे बहुत जो याद है वो है किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया जी, मंगोलियन डायनेस्टी, भारत महोत्सव के बाबर के लेके लोग वहाँ। क्या बात है। तो यानी ऐसी ऐसी जगह हैं और वो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वहाँ गजलें तो इतनी ज्यादा नहीं सुनते, वहाँ वो लोग राज कपूर जी को बहुत मानते हैं। अच्छा, तो आप मेरा जूता है जापानी भी गाती हैं? गाना पड़ा गाया। और उनके बाद मिठुन चक्रवर्ती, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत यानी हर जगह की एक बूबास अलग होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक गजल की मेरी फरमाइश, वो है मेरी जिंदगी है जालिम तेरे गम से आशिकार। मेरी जिंदगी है जालिम तेरे गम से शिकारा, तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा, मेरी जिंदगी है जालिम। आज लोग थक गए हैं, स्ट्रेस लाइफ में इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को आज की तारीख में सुकून की चीज़ें चाहिए, अच्छी पोइट्री चाहिए, फिलोसफिकल चीज़ें चाहिए। इसलिए आज के दौर में फिर गज़ल कदम रख रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल है गज़ल के कॉन्सर्ट्स आज की तारीख में भी ऑर्गेनाइज करना, लेकिन अगर किसी को एक मयारी प्रोग्राम चाहिए तो वो गज़ल ही चुनेंगे। आपकी जिंदगी का फिलसफा क्या है? हर एक जिंदगी में दुख और सुख तो होता ही है, तो मेरे चेहरे को देख के आप ये अंदाजा मत लगाइए कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया है और उनकी दुआएं बहुत है, मेरी गुरुजी की दुआएं, मधुरानी जी की बहुत है। खुश रहती हूँ, अच्छे लोगों में रहती हूँ। अगर कोई नेगेटिविटी भी है, लोग कोई दुख भी पहुंचाता है, तो मैं कहती हूँ अब जाने दो, ठीक है। हम किस तरह से खुदा पे बहुत मुझे विश्वास है कि मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऊपर वाला मुझे देख रहा है। फलसफा लेके चलेंगे कि अपने गार्डियन एंजल्स हैं जो हमें गार्ड कर रहे हैं, और अच्छा काम करो। खुशियाँ 2-3 बहुत अच्छे कॉजेज में मैं अपना टाइम देती हूँ, जैसे मैल न्यूट्रिशन का कॉज हो या फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट, तो वो मैं फिर थोड़ा सा वर्जिश करती हूँ, हेल्थ का केयर करती हूँ, जिम जाती हूँ, रियाज करती हूँ, तो उसमें मेरा टाइम बीत जाता है।
क्या बात है, बहुत अच्छा लगा कि इतनी लंबी बातें आपसे हुई। चलते चलते आपके चाहने वालों से अपने मन की क्या बात, अपने दिल की क्या बात कहना चाहते हैं आप? ये गजल फाजली साहब की ये गजल है जी। आप समात फरमाइए। इरशाद। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे। तन्हा तन्हा। क्या बात है पीनाज जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था आज के मेहमान कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे थे जानी मानी गजल गायिका पीनाज मसानी से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थीं तेजश्री शेट्टे। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।